ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ नहीं, एक बार ना, हाँ, एक सेकंड में इसको, वेरी गुड इवनिंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे सबको ज्वाइन कर लेने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग सन्नी, अमन, मनीषा, फैजान, अमन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग अहमद, विनय, रोमी, तायगा, सलमा, सोहेल, सोहेल फ्रॉम उधमपुर, वेरी गुड इवनिंग। हाँ ठीक, हाँ चैट्स ओपन रखना। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ रेगुलर इसी टाइम पे क्लास रहेगी, 5:30 to 6:30। हाँ अहमद, एंड 6:30 to, अहमद इकबाल ने पूछा है कि रेगुलर क्लासेस इसी टाइम पे रहेगी। हाँ इसी टाइम पे रहेगी, 5:30 to 6:30 एंड देन 6:30 to 7:30। यू विल बी हैविंग 2 क्लासेस इन अ डे। ठीक है, उसके अलावा जो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है दैट विल बी, वो चलता रहेगा। यहाँ पे दिस इज द पेड कोर्स, और आज एक दो क्लासेस जो हैं दैट विल बी डेमो फॉर यू, जहाँ पे आपको भी रियलाइज होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू विल गेट। उमर शफी, हेलो, अखिल, गुड इवनिंग। अच्छा एक बार चलो, चलो अब बाकियों को धीरे धीरे ज्वाइन कर लेने दो। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार यस कर देंगे सारे। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? देन वी विल स्टार्ट दिस सेशन। क्या मैं ऑडिबल हूं? ओके ठीक है, ऑल क्लियर मैम? ओके ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले तो ये हमारा जितने भी ड्यूरेशन का कोर्स रहेगा, यहाँ पे देखो, बार बार मैं अगर कैमरा में तुम्हें दिखूंगी इस तरफ देखती हुई, ठीक है, इस तरफ देखती हुई, रीजन बीइंग यहाँ पे चैट बॉक्स है। ठीक है, दिस इज द कैमरा जहाँ पे, एंड फॉर मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे लिए यू एज इफ यू आर सिटिंग इन दी क्लास ओनली। तुम घर में बैठ के देख रहे हो, तुम लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हो, तुम अपने रूम में बैठ के देख रहे हो, फॉर मी यू आर सिटिंग इन दी क्लास। ठीक है, एंड टू नो वॉट एवर योर डाउट्स आर, तो वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरफ मेरे कंप्यूटर चैट बॉक्स लगा हुआ है, सो दैट आई कैन सी योर डाउट्स, और जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो मुझे इस तरफ दिख जाएंगे रिकॉर्डेड। हाँ, यहाँ पे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, जैसे अभी लाइव देखना, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइव देखोगे मुझसे 10 सवाल कर सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो मैम अच्छा ये पॉइंट नहीं समझ आया, ऑल्दो आई ट्राई कि तुम्हें हर पॉइंट समझ आएगा। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग इसलिए मैं बोल रही हूँ, लाइव इसे रिकॉर्डिंग इसलिए बोल रही हूँ नहीं देखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर देखनी ही है तो यार फिर तुम लाइव के लिए तुमने पे किया है ना, तो अगर अपना पेमेंट दिया है तो उसका फायदा लो। ठीक है, जितना भी तुमने पेमेंट किया होगा, एटलीस्ट घर वालों से लेके दिया होगा या अपने अपनी जेब से दिया होगा, घर वालों की जेब से दिया होगा, तो यार लाइव लेने का फायदा क्या अगर बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो, है ना। ट्राइट, और 5:30 कोई ऐसा भी नहीं है कि सुबह के 5:30 है, हर कोई उठ नहीं सकता। 5:30 से 7:30 तो तुम मोमोज खाने में बाहर चले जाके एक दो चाय पे चर्चा कर लेते हो, है ना। तो ट्राई टू बी ऑन टाइम, बी रेगुलर, और बिल्कुल हम, मेरी क्लास में एक थंब रूल रहेगा कि हम, मेरी क्लास में पॉलिटी की आज क्लास है, कोई भी रटेगा नहीं। ठीक है मैम, इसमें जेके पॉलिटी है या इंडिया की? हम इंडिया की पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल टर्न टुवर्ड्स दी
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जेके की पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो वो हम अलग से, इसके लिए प्रॉपर एक क्लास है, उसके लिए हैंड आउट है, आपको हैंड आउट दिए जाएंगे, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई है वो भी दिया जाएगा। क्लियर है? हम इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो पहले इंडिया लेवल पे पढ़ोगे, तब जाके उसको आप अपने लोकल लेवल पे समझ पाओगे, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी से, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, क्लियर है? ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू जेकेपी कांस्टेबल के जो भी सिलेबस में पूछा जाएगा, इवन के अब 2-4 क्लासेस करेंगे तो ये भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, बिफोर गोइंग टू इंडियन पॉलिटी, सब एक चीज हमेशा याद रखना कि एग्जाम क्वालिफाई करना कैसे है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ते सब है, पढ़ते सब है, एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगा, अभी जो भी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमसे ही पढ़ो, कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो मोटा मोटा सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मोटा मोटा सिलेबस पता होना चाहिए। फिर क्या पता होना चाहिए? पैटर्न, कि भैया एग्जाम कैसा आएगा, ठीक है। देन तुम्हें पता होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, कि उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। फिर तुम्हें हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। एवरी सब्जेक्ट हैज कोर एरियाज, कोर एरियाज, कोर एरिया से मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ रहा है तो बार बार आ रहा है, कोर एरिया हो जाएगा। यानी कि हर सब्जेक्ट का, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे पॉलिटी पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, वट एवर यू आर रीडिंग, एवरी सब्जेक्ट हैज अ कोर एरिया। हर सब्जेक्ट का एक कोर एरिया है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का एक कोर एरिया है जो तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे तुम नोट्स लेके बैठोगे पढ़ने, राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द टिल द एंड पेज तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर मैं पूछूं अच्छा तुमने ये पढ़ा, मुझे बताओ इनमें से पिछले साल या जब भी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है या जेकेएसएसबी के द्वारा कोई भी एग्जाम दिया गया है, इस सब्जेक्ट में से टारगेट किसे किया गया, कौन से टॉपिक को जेकेएसएसबी सबसे ज्यादा टारगेट करता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो बिफोर जंपिंग इनटू द सब्जेक्ट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द फुल कोर्स, ठीक है। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द फुल कोर्स कि आप किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो, है ना। वरना क्या करोगे, रट्टू तोता की तरह पढ़ते रहोगे, एग्जाम में जाके फिर हम बोलते हैं अरे यार ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं है, पढ़ा है दिमाग में नहीं आ रहा है। दिमाग में कैसे नहीं आ रहा है जब अच्छे से पढ़ के गए हो, यानी कि वो कोर एरिया, ये पैटर्न मिस्ड है, ठीक है। क्या है तैयारी में मिसिंग? ये पैटर्न मिस्ड है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन चीजों को फॉलो करना है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज एंड रिट्स, राइट फैजान, ठीक है। प्रियम्बल इज ऑल्सो, प्रियम्बल भी आएगा इसमें, हमारी जो क्लास होगी प्रियम्बल के लिए भी क्लास होगी। तो हमें सबसे पहले तो मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बोल दी कि हम रटेंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉलिटी में आर्टिकल्स से डरते हैं कि मैम पॉलिटी नहीं समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, इसमें आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स हम ही 10 दिन बाद मैं आपसे जो भी आर्टिकल पूछूंगी, आई कैन बेट ऑन दिस कि आप वो आर्टिकल मुझे वहीं से बता दोगे, ठीक है, विदाउट इवन लुकिंग एट योर नोट्स। यहाँ पे क्लासेस का सबसे मेन फ्रेम क्या रहेगा, सबसे पहले एक ओवरव्यू हो, आज की क्लास में ओवरव्यू है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। देन एट द एंड ऑफ द क्लास विल बी हैविंग अ क्विक रिकैप सेशन, एक क्विक रिकैप सेशन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद घर में किसी कारणवश रिवाइज नहीं कर पाते। और मैं बार बार बोलती हूँ कि एग्जाम कभी भी पढ़ने से नहीं निकलता है, एग्जाम आपका रिविजन से निकलता है। क्लियर है? आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप पढ़ के गए हैं, आपके बगल वाला बच्चा भी पढ़ के आया है। एक सेंटर में अगर 100 बच्चा बैठा है तो 100 का 100 बच्चा पढ़ के आएगा। क्लियर है? इस भ्रम में मत रहना कि सिर्फ मैं ही पढ़ के जाऊंगा या मैं ही पढ़ के जाऊंगी, बाकी सब जो है वो सिर्फ टाइम पास करने हैं, नहीं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक।
तो अगर एक सेंटर में 100 बच्चा बैठा है तो 100 का 100 बच्चा पढ़ के आया, एंड इमेजिन हाउ मेनी सेंटर्स एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास एज क्या होना चाहिए, ऐसा क्या करें कि मैम हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए या हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो जाए। दैट विल बी द रिविजन एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे ही 2-4 टॉपिक्स होते हैं मैं आपके लिए एक टेस्ट फ्रेम करूंगी उन क्लासेस के आधार पे। आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप वो टेस्ट जो है पूरी ऑनेस्टी से उस टेस्ट पे अपेयर होंगे, और उस टेस्ट में सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्लियर है? प्लस जब भी क्विक रिकैप सेशन होगा आप सभी के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे लिए, मैंने पहले भी बोला, आपने चाहे ऑनलाइन के लिए फी पे किया है, फॉर मी एज इफ यू आर सिटिंग इन दी क्लास ओनली। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, मेरे पास तुम्हारे मॉक टेस्ट कहाँ पे देना है आपको दिख जाएगा। ठीक है, आपको ऐप पे ही टेस्ट मिल जाएगा, ऐप पे ही आपको टेस्ट मिलेगा। मेरे लिए यहाँ पे तुम जो भी बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पे पढ़ने को बस एक फर्क है कि मैं सुन नहीं पाऊंगी, बट हाँ तुम जो भी बोल रहे हो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा मैसेज आ रहा है, यहाँ पे चैट आ रही है, तो इसीलिए सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? से यस और नो। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट द सब्जेक्ट? स्टार्ट करें? ये सिर्फ एक तुम्हारे लिए ओवरव्यू सेशन था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि पढ़ना कैसे है, कि तुम में और बगल वाले में फर्क हो। क्लियर है? डन? ओके, ठीक है, चलो चलो लेट्स स्टार्ट। इंडियन पॉलिटी। अच्छा एक चीज बताओ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर जंपिंग इनटू द सब्जेक्ट नो द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जंप करने से पहले तुम्हें उसका एसेंस पता होना चाहिए। ठीक है, एसेंस इज इन यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट इज अबाउट। सब्जेक्ट किसके बारे में बात करने जा रहा है? पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉलिटी के मतलब क्या, पॉलिटी माने क्या? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी। तो फर्स्ट यू शुड फैन, तो पॉलिटी में यू शुड नो कि व्हाट इज पॉलिटी। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटी? व्हाट इज पॉलिटी? किसी को पता है? किसी को पता है कि व्हाट इज पॉलिटी? व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी का मतलब होता है हाउ अ state is governed. How a state is governed. How a state is governed. अहमद इकबाल, एक बार ऑफिशियल सिलेबस आने दीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का मतलब होता है हाउ अ स्टेट इज गवर्न, अ फॉर्म और प्रोसेस ऑफ द सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे इट इज स्कीम और सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा ऑनलाइन बच्चे, ये आप रनिंग नोट्स लेंगे है ना, मुझे हर चीज के बाद ये बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि पेन पेपर निकालो और लिखो, है ना। दिस इज द कॉमन सेंस, दिस इज द कॉमन सेंस, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी ए पुलिसमैन, है ना, या पुलिस वुमेन। तो इतनी कॉमन सेंस मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। पॉलिटी का मतलब होता है हाउ अ स्टेट इज गवर्न और स्कीम और सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है? अब मैम इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कई बार बहुत सारे बच्चों को बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, तो हम हर एक वर्ड का मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, तो कोई भी बच्चा शर्माएगा नहीं क्वेश्चन पूछने से पहले। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर तुमने ज्वाइन किया है कोर्स तो यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। क्लियर है? हाउ अ स्टेट इज गवर्नड या स्कीम और द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है एक जो स्टेट होती है, स्टेट का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं है। स्टेट का मतलब है इंडिया। ठीक है, स्टेट का मतलब है इंडिया। तो यहाँ पे
हाउ अ स्टेट इज गवर्नड, यानी कि एक कंट्री किस तरीके से काम करती है, एक कंट्री किस तरीके से काम करती है। वहां पे डेमोक्रेसी है या मोनार्की है। मोनार्की का मतलब होता है राजा का बेटा राजा बनेगा। डेमोक्रेसी का हमने क्या किया, इलेक्ट करके चुना है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमने इलेक्ट किया है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, हमने वोटिंग दी है, तब जाके वो चुना गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि हाउ अ कंट्री इज गवर्नड या हाउ अ स्टेट इज गवर्नड, दिस इज व्हाट, दिस इज इंडियन पॉलिटी में हम ये समझते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि एक कंट्री जो है या एक स्टेट जो है वो गवर्न किसके आधार पे करती। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री की एग्जांपल लीजिए, हमारी कंट्री किस चीज के आधार पे गवर्न करती है, बताइए। हमारी कंट्री किस चीज के आधार पे गवर्न करती है, किसके तहत गवर्न करती है, बताओ बताओ। यहीं पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, अमन कुमार हैज गिवन द राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन। यस जाकिर, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारी कंट्री किसके आधार पे काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आधार पे। अब मेरी बात सुनो, तुम कल को बन गए प्रधानमंत्री, है ना, तुमने बोला कि नहीं मैम जॉब करने का मन नहीं कर रहा है, पीएम बनेंगे। ठीक है, तुम बन गए पीएम। कल को तुम्हारा मन करेगा यार ये ऑपोजिशन वाले अगर ज्यादा बोल रहे हैं, हम इनको एक काम करते हैं, ऑपोजिशन वालों को पार्टी को अंदर करवा देते। करवा सकते हो क्या तुम ये करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो। क्यों नहीं करवा सकते हो, इवन यू आर वर्किंग अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अधीन रह के काम करेंगे आप। नो मैटर आप कितनी बड़ी पोजीशन में हैं कंट्री में, आप संविधान के अधीन रहकर ही काम करेंगे। ठीक है, आप संविधान के अधीन रहकर ही काम करेंगे। नाउ यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, चलो मैम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, क्लियर है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। What is constitution? Constitution is सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जाकिर हुसैन ने आंसर किया है मैम इट इज बेसिक रिटन फंडामेंटल रूल्स टू गवर्न, बट इट इज नॉट एवरी टाइम इज रिटन। इन इंडियाज केस इट इज रिटन, बट हर बार रिटन नहीं होता। ब्रिटेन में वी हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मैम इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सबसे बड़ा अगर कोई कानून है, सबसे बड़ा अगर कोई लॉ है तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्लियर है, ठीक है। नाउ एक टर्म मैं तुमसे पूछती हूं, क्या किसी ने पार्लियामेंट का नाम सुना है, पार्लियामेंट का नाम सुना है, तो व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट, इसी से लिंक्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, व्हाट इज पार्लियामेंट, हाँ, पार्लियामेंट इज दी highest law making body of the country. Parliament is the highest law making body of the country, यानी कि
अगर हमारे कंट्री में जो सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है नेशनल लेवल पे, तो वो है हमारा पार्लियामेंट। स्टेट पे होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है? तो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर एवरीवन? और हमने क्या पढ़ना है अब आने वाली क्लासेस में? हम क्या करने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। वी आर जस्ट गोइंग टू रीड अबाउट दी फीचर्स, और इन्हीं फीचर्स को हम धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे हमारे आने वाली क्लासेस में। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो नाउ लेट्स सी अबाउट दी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि मैम ये संविधान तो पता चल गया, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी को आज हम देखेंगे जिसका नाम रहेगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है? यहां से आएंगे सवाल। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए, सबसे पहले जो है कि हमारे पास हमारा संविधान होना चाहिए, ये आइडिया हमको देते हैं 1934 में। 1934 में एमएन रॉय, 1934 में एमएन रॉय। तो हम लिखेंगे एमएन रॉय पायनियर्ड द, एमएन रॉय पायनियर्ड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एमएन रॉय पायनियर्ड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो चैट बॉक्स में ऑलरेडी आंसर किया है, एमएन रॉय, एमएन रॉय, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो एमएन रॉय पायनियर्ड। मैम पायनियर्ड क्या होता है? पायनियर्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था? एमएन रॉय ने। तो एमएन रॉय ने बेसिकली क्या बोला था कि हमारे पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए, एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो क्या रहे, किसकी तरह काम करेगी? कोड ऑफ एथिक्स के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बुक हमारे पास होनी चाहिए जिसका नाम रहेगा कोड ऑफ एथिक्स, विच विल एक्ट एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच विल एक्ट एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? उसके बाद 1935 आता है। उसके बाद आता है ईयर 1935। 1935 में उस टाइम पे एक पार्टी थी जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। वो कौन सी पार्टी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ने भी ऑफिशियली बैक्ड द आइडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली बोल दिया, आईएनसी ने बोल दिया कि भैया बात तो बहुत सही है, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, देन कम्स द ईयर 1938। 1938 में एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने बोला लेट्स हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेट्स हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली एक असेंबली जो मिलके क्या बनाएगी, जिसका मेन काम क्या रहेगा? फॉर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? क्लियर है? फॉर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, ठीक है, फॉर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं मैम कैबिनेट मिशन, हाँ करवाना है कैबिनेट मिशन, धीरे धीरे सबको पहले एक पेज पे तो आने दो, ठीक है। ये मेरा काम है कि मैं करवाऊंगी आपको हर वो चीज जिससे सवाल आएगा, और सवाल आ चुका है। लेकिन हमारी इनिशियल की क्लासेस कैसी रहेंगी, हर कोई पॉलिटी बैकग्राउंड का नहीं होता है, ठीक है। एंड आई अज्यूम, मेरी क्लास में मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि कोई भी पॉलिटी बैकग्राउंड का नहीं है, सो दैट हम उतनी डेप्थ में जाके बच्चों को समझा सकें, और जितने बच्चों की क्लास है सभी बच्चे पहले एक लाइन में आ जाए, है ना, एक इक्वालिटी मेंटेन हो जाए इन टर्म्स ऑफ द आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट, तब हम फिर जो है अपना पेस पकड़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, आर यू विद मी ऑन दिस? ठीक है, नहीं यहां भी देखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान कैसे आता है। क्लियर है? 1938 में इट वाज जेएल नेहरू, जेएल नेहरू जिसने कहा कि हमारे पास अपनी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा है कि हम जो रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं वो आपके हिस्ट्री वाले टीचर विल गेट, उसमें आपके हिस्ट्री वाले टीचर उसको कवर करवा देंगे, ठीक है। अगर नहीं करवाएंगे तो मैं ही करवा दूंगी, डोंट वरी। लेकिन मेन जो आपकी पॉलिटी जहां से क्वेश्चंस बनेंगे वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के आई हूँ, जहां से बार बार सवाल आया है वहां पे मैं स्टार मार्क भी करवा दूंगी कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये चीज तुमको रटनी चाहिए। क्लियर है? रटनी एज एन, मैंने क्लास में पहले बोला समझेंगे तो यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि हम कॉमर्स वाले हैं, ये आई नो बहुत सारे बच्चे होंगे नॉन पॉलिटी बैकग्राउंड के, है ना, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, बाय द एंड ऑफ 8-10 क्लासेस तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने कभी पॉलिटी पढ़ी ही नहीं थी और यू आर रीडिंग पॉलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आई विल मेक दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू। एंड हमेशा याद रखना, एग्जाम क्वालिफाई करने से ज्यादा क्या मैटर करता है, आप इस कंट्री के एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने चाहिए। दूसरे के अधिकार तभी प्रोटेक्ट करोगे जॉब लेके जब तुम्हें अपने अधिकार पता होंगे। क्लियर है? ठीक है, दूसरे के राइट, मैं बार बार बोलती हूँ, दूसरे के राइट तभी तुम प्रोटेक्ट कर पाओगे जब तुम्हें अपने अधिकार पता होंगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, ओके। हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। मैं अभी तक तो अभी तक तो नहीं बोला था, बट मैं बोल दूंगी कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। अभी लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। ये मेरा काम है, दिस इज नॉट द फर्स्ट बैच आई एम टीचिंग, ये मेरा काम है, मुझे पता है कि मुझे किस बच्चे को सबसे पहले इक्वालिटी पे लाना है और किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? वो आपको बताना। चलो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे 1938 में आके जेएल नेहरू जी ने बोला कि यस वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और यही तो आइडिया था कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो हमको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुम एक चीज इमेजिन करो, कल को हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती, ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती, ब्रिटिशर्स हमको चलो आजाद भी कर देते, मान लिया, लेकिन हो सकता था अपना ही संविधान पकड़ा के चले जाते, बुक बोलते करो इसी को फॉलो। क्या तुम रियल सेंस में आजाद हुए? क्या रियल सेंस में आजाद होते? नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होने का मतलब था कि हम भारतीय ही बैठ के अपना संविधान बनाएंगे, हमको पता है हमको कैसे रूल करना है खुद को, ठीक है, हमको पता है सेल्फ गवर्नमेंट कैसे लानी। तो यहाँ पे इसीलिए नेहरू साहब ने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ले आइए जो क्या करे आपके, हम एक विच विल मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? विच विल मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, 1939 में क्या हुआ था? 1939 में क्या हुआ था? What happened in 1939? What happened in 1939? बोलो। अरे आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बोलो क्या हुआ था 1939 को? क्या हुआ था?
एक ही बच्चे को पता है? सन्नी उत्तम का आंसर आया। 1939 को हुआ था वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई टेंशन की बात नहीं है ना? नहीं पता है तभी तो आए हो क्लास में, पता होता तो थोड़ी आते पढ़ने, है ना? तो इट्स ओके, नहीं पता है मैं जज नहीं करूंगी, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। चलो, वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट। अब वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है। अब देखो उस टाइम पे 1939 में हम तब भी गुलाम थे, क्लियर है? अब क्या होता है 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है तो ब्रिटेन ने तो वर्ल्ड वॉर टू में जंप किया, तो ब्रिटेन की तरफ से लड़ कौन रहा था? इंडियन सोल्जर्स। ब्रिटेन को अब क्या चाहिए था? भारतीय सोल्जर्स का सपोर्ट, जो उनके एंड से जाके वहां पे फाइट करे, क्लियर है? भारतीय सोल्जर्स का सपोर्ट चाहिए था। अब क्या हुआ, अब इंडियंस जो थे इनको मिल गया मौका, तो इंडियंस ने बोला कि अब हमसे बिना पूछे हमको इन्होंने वॉर में धकेला, तो हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट सपोर्ट यू ब्रिटेन, हम तुम्हें अंग्रेजों हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या दिया? ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर दिया कि आप क्या लीजिए हमसे। 1940 में एक ऑफर आता है जिसका नाम था अगस्त ऑफर, जिसका नाम था अगस्त ऑफर, ठीक है, जिसका नाम था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्या कह रहा था? अगस्त ऑफर कह रहा था ब्रिटेन ने हमसे कहा सपोर्ट अस, ब्रिटेन ने हमसे कहा सपोर्ट अस and get a constituent assembly, support us and get a constituent assembly, support us and get a constituent assembly। ठीक है, एक तो हमें मिल रही थी कंडीशनल हेल्प, एक तो मिल रही थी हमें क्या? कंडीशनल हेल्प, है ना? कंडीशनल हेल्प एज इन कि तुमसे किसी ने बाइक मांगी तो तुमने बोला कि ठीक है लेके तो जा रहे हो मगर इसमें टैंकी फुल करवा के आना। उस बेचारे ने जाना सिर्फ आधा किलोमीटर दूर, ठीक है, लेकिन तुमने बोला कि ले जाओ मगर टैंकी फुल करके लाना, कंडीशनल सपोर्ट। दूसरा डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमेन स्टेटस नहीं, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है, यानी कि क्या बोला गया? ठीक है आपको आजादी चाहिए, हम आपको आजादी दे देंगे, मगर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे आप किस कंट्री से रिश्ते रखेंगे, आप किस तरीके से अपनी कंट्री को गवर्न करेंगे, तो सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विल रिमेन विद ब्रिटेन ओनली। तो क्या तुम रियल सेंस में आजाद हुए? क्या रियल सेंस में आजाद हुए? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उनके हाथ में, दूसरी चीज कंडीशनल सपोर्ट, तो क्या तुम रियल सेंस में आजाद हुए? बताओ। नहीं हुए, ठीक है, राइट, नहीं हुए। तो क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? बताओ। विल इंडिया एक्सेप्ट दिस ऑफर और विल इंडिया रिजेक्ट दिस ऑफर? हाँ, मतलब बाइक ले जाओ मगर ये तुम्हारी नहीं हुई, करेक्ट। तो यहां पे इंडिया विल रिजेक्ट दिस ऑफर, तो इंडिया रिजेक्टेड दिस ऑफर, इंडिया रिजेक्टेड दिस ऑफर, ठीक है। आई होप अभी तक लेक्चर आप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो इंडिया, व्हाट इंडिया डिड? इंडिया रिजेक्टेड दिस ऑफर, क्लियर है, ठीक है। अब आता है साल 1942 का, अब आता है साल 1942 का। 1942 में हमारे पास आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन प्लान 1942 में हमारे पास आता है क्रिप्स मिशन प्लान। जिसने क्या किया? इसने बोला ठीक है, अगेन ये क्या देने लगा हमको? जो मैंने बताया, ये हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा था,
कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा था, ये भी हमको दे रहा था डोमिनियन स्टेटस, ये भी दे रहा था हमको डोमिनियन स्टेटस। एंड एक चीज याद रखना, ये डेट मैं तुमसे अगर आज क्लास के एंड में या फिर कल क्लास की स्टार्टिंग में पूछूंगी, एक डेट पूछूंगी तुमसे, ठीक है, यहाँ पे लिखवा के जा रही हूँ। 26 जनवरी 1930 में एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, इसको हेड किया था JL नेहरू ने, और इसमें हमने एक चीज मांगी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या एक वर्ड जो हमने यूज किया विच इज पूर्ण स्वराज। ये मैं तुमसे क्लास के एंड में ये डेट पूछूंगी, ठीक है, ये नोट करके एक इंफॉर्मेशन लिख लो। मैं क्लास में ऐसे बहुत सारे नोट्स तुमको बनवाती रहूंगी, तो जब भी मैं नोट करके कोई इंफॉर्मेशन लिखवाऊं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। जो डायरेक्ट हो सकता है हमारे जो टॉपिक चल रहा है उससे लिंक्ड नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट है, और लेटर ऑन इसका लिंक बैठेगा, ठीक है। तो हमने क्या मांग लिया था, अब भैया हमको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और डेट कौन सी है, 1930। 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, तो 1942 में हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहा है, क्या हम लेंगे, क्या हम लेंगे, डोमिनियन स्टेटस लेंगे हम। 1942 में हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहा है। दूसरी चीज, इसमें जो एक चीज दे रखी थी, दैट वाज राइट टू ससीड, दैट वाज राइट टू ससीड, ठीक है। नोट फरीद कह रहे हैं, नोट एक बार रिपीट कर रहा, कर देती हूँ। 1930 में एक सेशन हुआ था हिस्ट्री में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जब आप हिस्ट्री की क्लासेस करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे, जिस सेशन कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, तो उसका नाम हो गया लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया था, और उसमें हमने बोल दिया था हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि भैया हमको पूरा स्वराज चाहिए, आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए। कब मांग ली थी, 1930 में। अब पढ़ते हैं, हाँ बोला मैंने, हाँ ठीक है, राइट टू ससीड। अच्छा, एक अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नोट्स प्लीज साथ साथ बना लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रही हूं, ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ छूट जाएगा, है ना, तो यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग रनिंग नोट्स, ठीक है। चलो, राइट टू ससीड, राइट टू ससीड का मतलब होता है, अब भारत में बहुत सारे राजा रजवाड़े भी रहते थे, क्लियर है। राइट टू ससीड में कहा गया कि जो भारत के साथ नहीं रहना चाहता है, आजादी के बाद वह अपना राज्य बना सकता है, यानी कि वो एक अपना देश या अपना मुल्क बना सकता है अगर वो भारत के साथ नहीं रहना चाहता है। तो भारत को समझ आ गया कि एक तो तुम हमें आजादी दे रहे हो, हमारा ही देश छोड़ना है, और दूसरा तुम हमसे क्या कह रहे हो कि राइट टू सेसीड, भारत को तोड़ने की बात करते हो। दूसरा तुम क्या कह रहे हो, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हो, बहुत चालाक हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जब ये चीज हमें मिलेगी तो क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। विल इंडिया एक्सेप्टेड और विल इंडिया रिजेक्ट क्रिप्स मिशन। सो अगेन इंडिया, अगेन इंडिया रिजेक्टेड, ठीक है, तो अगेन इंडिया रिजेक्टेड, ठीक है। नाउ कम्स, अच्छा एक बार सभी बता देंगे कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में, मैं एक बार सबकी अगर यस देख लूंगी तो थोड़ा मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। नोट्स बना रहे हो ना, सब नोट्स बना रहे हो ना, आज पहली क्लास है इसलिए बार बार पूछना बनता है ताकि आप लोगों को पता चले कि आने वाली क्लासेस में भी नोट्स बनाने। एवरीबडी इज मेकिंग नोट्स ना, ठीक है, 30+ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आर यू गाइज मेकिंग नोट्स।
ठीक है, वेरी गुड, ओके। ठीक है, चलो, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया रिजेक्टेड। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, द ईयर ऑफ 1946। स्टार मार्क करेंगे इसको अपनी नोटबुक पे। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, इसको स्टार मार्क करेंगे, सबके सब इसको अपनी नोटबुक पे स्टार मार्क करेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के 3 इंपॉर्टेंट बंदे, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। पैथविक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैथविक लॉरेंस, पैथविक लॉरेंस, ये 3 बंदे जो हैं 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान में ये 3 बंदे आते हैं। इन 3 बंदों के नाम तुमको याद करने हैं। क्यों याद करने हैं, एग्जामिनर पूछता है। तो पैथविक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या याद करोगे, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, ये 3 बंदे आए थे, लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 बंदे जब आते हैं, अल्टीमेटली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वो इसी कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे ही बनती है। एंड फाइनली ये हमको, तब तक 1945 में वर्ल्ड वॉर भी एंड हो गया था। ठीक है, ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिनको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे देखो क्या याद करना है तुमको, इन तीनों के नाम याद करने हैं। दूसरी चीज जो तुमको पता होनी चाहिए, 1945 में जो 39 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, 45 में एंड हो चुका था। और इसी के तहत हमको मिलती है हमारी, फाइनली हमने जो है वो क्या ले ली इस प्लान के तहत, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट। हमने भी बोला यार कितना खींचेंगे, तो फाइनली वी गेट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइनली वी गेट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फाइनली हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। अच्छा, अब अगर सवाल आए, अंडर विच प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट एस्टैब्लिश्ड, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप क्या आंसर करेंगे? 1946 के साल में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, एक प्लान है। इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेज भी तंग पड़ गए थे, तो उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बंदे भेजे, जिनके इस प्लान के तहत हमने बेसिकली क्यों भेजे थे, सो दैट वी कैन हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि 1942 में ऑलरेडी क्विट इंडिया मिशन हो चुका था, हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम। क्विट इंडिया मूवमेंट ने इतना प्रेशर बना दिया था 1942 में ब्रिटिशर्स पे कि उनको भी पता था कि अब वो ज्यादा देर तक इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दे गॉट अवेयर कि अब हम ज्यादा देर तक भारत को रूल नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है। क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या सभी के सभी बंदे जो जाएंगे, क्या सभी के सभी हम इलेक्ट, आम जनता हम इलेक्ट करके भेजेंगे, या कुछ इलेक्ट होंगे कुछ नॉमिनेट होंगे, किस तरीके से भेजे जाएंगे? तो अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि पार्शियली इलेक्टेड, partially elected and partially nominated. Partially elected, हाँ बोथ, राइट फैजम। ऋषभ समझ आया तुमको, मैंने रिपीट किया है? ठीक है, तो पार्शियली इलेक्टेड थे और पार्शियली क्या थे,
पार्शली नॉमिनेटेड थे। मैं थोड़ा फ्रेम से हट जाऊं सो दैट द बोर्ड शुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? तो चलो फाइनली हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के आती है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आ जाती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने बंदे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? फाइनली हमारे पास क्या बन के आ जाती है? कितने बंदे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। और यहां से सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। 389 बंदे थे, ठीक है, 389 बंदे थे, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस से थे। ये भी फर्दर डिवाइडेड थे। 292 जो कि ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस से थे। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, जहां पे चीफ कमिश्नर बैठता था, बाद में ये यूटीज बन गई थी। और 93 प्रिंसली स्टेट्स, राजा रजवाड़े। 93 प्रिंसली स्टेट्स से थे, ठीक है। इसमें से सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 93 प्रिंसली स्टेट्स से थे। क्लियर है? दिस वॉज द ब्रॉडर डिस्टिंक्शन। दिस वॉज द ब्रॉडर डिस्टिंक्शन, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? अब देखते हैं। ओके क्लियर मैम, ठीक। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हमको याद करनी है। 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हमको याद करनी। कौन कौन सी? पहली जो है दैट विल बी 9 अगस्त, दैट विल बी 9 दिसंबर। अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 and 13 December 1946. 3 important meeting, 9 December 1946, 11 December 1946, 13 December 1946। कैसे याद करना है मैम? तो आपने इसको कैसे याद करना है? एक एक दिन का गैप है। देखो 9 के बाद एक दिन का गैप है, 11 के बाद एक दिन का गैप है, 13 दिसंबर। These are the 3 important meetings of Constituent Assembly. अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा सेशन किसने हेड किया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सा सेशन किसने हेड किया था। अब देखो जैसे नई नई क्लास बनती है ना, फॉर एग्जांपल तुम लोग मेरे सामने बैठे होते, नई नई क्लास बनी, तो मैं क्या करूंगी, अभी तो कोई मॉनिटर चूज नहीं किया है, तो मैं क्या देखती कि जो सबसे मुझे ओल्डर लग रहा है, थोड़ा मुझे सबसे एल्डर लग रहा है, मैं उसको बोलती कि ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ द क्लास, है ना। वो क्या बनता है? टेम्परेरी मॉनिटर बनता। सेम वे में यहाँ पे हमने 9 दिसंबर को एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बिठाया ऑन द बेसिस ऑफ, ये फ्रेंच प्रैक्टिस है बेसिकली, जहाँ पे एल्डर बंदे को, नया नया जब सारे इकट्ठे होते हैं तो एल्डर बंदे को हेड बनाते हैं। इट इज अ फ्रेंच प्रैक्टिस। तो सिमिलरली 9 दिसंबर को हमने क्या किया? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा
सच्चिदानंद सिन्हा को हमने क्या बना दिया? टेम्पररी प्रेसिडेंट। टेम्परेरी प्रेसिडेंट। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सन। ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है हु वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट, तो आप क्या क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे चैट बॉक्स में, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैमरा भी देखना है, मुझे तुम पर भी अटेंशन देना है, तो अगर किसी का चैट मिस हो जाए, है ना, तो डोंट फील बैड। ठीक है। आने वाली क्लासेस में हमने तो जुड़े ही रहना है, तो तुम्हारा मैसेज तो मैं पढ़ ही लूंगी। तो यहाँ पे फोकस ऑन द बोर्ड, है ना, थोड़ा सा चैट बॉक्स से ज्यादा बोर्ड पे फोकस कर लो, ताकि अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा वॉज दी टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है। तो अगर किसी का चैट मिस हो जाए तो एडवांस में आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुमसे भी यहाँ पे कॉपरेट करना और तुमको समझाना इज द मेन थिंग, है ना। मेरा मेन मोटिव क्लास में ये है कि जितना पढ़ाऊं उतना तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को फिर हमारे पास जो परमानेंट प्रेसिडेंट आते हैं, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद इज दी परमानेंट प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद इज दी परमानेंट प्रेसिडेंट। एंड अगेन यहां पे कौन आ जाएंगे? थर्टीन दिसंबर को भी कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? 3 सेशन और 3 जो है यहाँ पे हेड है। ठीक है। फर्स्ट सेशन किसने हेड किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सेकंड सेशन किसने हेड किया? राजेंद्र प्रसाद ने। थर्ड सेशन किसने हेड किया? राजेंद्र प्रसाद ने। तो अगर तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों बताओ हु वाज दी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो तुम क्या आंसर करोगे? इज इट सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद? मैंने क्या पूछा? परमानेंट प्रेसिडेंट। इज इट सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद? इज इट सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद? आंसर नहीं फैजान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडेड द 13 दिसंबर सेशन, नॉट जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अखिल का आंसर आ गया है, इफ्रा का भी आंसर आ गया है, तो इट वाज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलो नाउ अब तुम 13 दिसंबर वाले सेशन को स्टार मार्क करोगे। नाउ यू विल स्टार मार्क 13 दिसंबर वाला सेशन। क्या हुआ था 13 दिसंबर को? दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जैसे जैसे मैं यहां लिख रही हूं वैसे वैसे ही आप लिखेंगे। मूव्ड अ रेजोल्यूशन जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन मूव किया इन्होंने जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये रेजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 क्लासेस के बाद जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे ना भारतीय संविधान का, तो उसका टेक्स्ट बनता है, उसका टेक्स्ट बनता है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 2 क्लासेस बाद हमने प्रियम्बल पढ़ना है, तो प्रियम्बल कल, क्या पता कल ही हम स्टार्ट कर दें। तो प्रियम्बल का टेक्स्ट हमने कहां से लिया है? प्रियम्बल का टेक्स्ट लिया है हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। क्लियर है? प्रियम्बल का टेक्स्ट हमने कहां से लिया है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार होता है? नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट डेट। इसको आप लिखेंगे, स्टार मार्क करेंगे, बार बार याद करेंगे, क्योंकि इससे सवाल आता है। तो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को हमारा क्या बनता है? वी अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, इसी को बोलते हैं। इसीलिए 26 नवंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है 26 जनवरी 1950। क्यों 26 जनवरी 1950 मैम? 2 महीने वेट क्यों किया? ये कल की क्लास में देखेंगे कि 2 महीने वेट क्यों किया था। ठीक है, तो फिलहाल दिस इज फॉर टुडेज सेशन। इतना आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल के सेशन में हम देखेंगे कि वाई 26 जनवरी जो है उसको हमने क्यों एज अ 26 जनवरी का वेट क्यों किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। ठीक है, प्रियम्बल, फरीद का क्वेश्चन है, प्रियम्बल नहीं समझ आया बच्चे। प्रियम्बल जो है इट इज अ बेसिकली एक प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा संविधान एक्चुअल में कैसा है। उसका जो टेक्स्ट है ना वो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा अभी आज का सेशन? सभी को समझ आया? सभी को क्लियर है? इफ्रा क्या समझ नहीं आया? ठीक, एक बार बच्चों के लिए हम क्विक रिकैप सेशन कर देते हैं। सबसे पहले हम ओके कल से ओके ठीक, हाँ ठीक है, चलो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। टुडे हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने समझा कि व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी क्या होती है? पॉलिटी का मतलब होता है हाउ अ स्टेट इज गवर्न्ड। फिर हमने पढ़ा अच्छा हमारा स्टेट जो है वो किस तरीके से गवर्न होता है? संविधान के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। और पार्लियामेंट क्या हमने पढ़ा? इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1934 में सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? एमएन रॉय ने। 35 में ये आइडिया किसने बैक किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बैक किया। ठीक है, उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। जल्द बच्चे आज के लिए बने रहो क्योंकि आज ही का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है ट्राई टू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन। 1938 में किसने ये जो है आइडिया हमें अगेन किसने बैक किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है, 40 में अगस्त ऑफर आ जाता है एंड इंडिया रिजेक्टेड अगस्त ऑफर। ठीक है, 42 में क्रिप्स मिशन आता है, डोमिनियन स्टेटस दे रहा था, राइट टू सेसीड दे रहा था, इंडिया रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन। उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के 3 इंपॉर्टेंट बंदे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, फाइनली हमारी क्या बन जाती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन के तैयार हो जाती है। फिर हमने पढ़े 389 मेंबर्स थे, 296 ब्रिटिश इंडियन गवर्नर प्रोविंसेस, ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस के थे। ठीक है, एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स से थे। फिर हमने पढ़ा 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। 9 दिसंबर 1946 जिसको हेड किया था सचिदानंद सिन्हा, वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। 11 दिसंबर 1946 हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद एंड देन 13 दिसंबर 1946 अगेन हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हैं, जो हम कल पढ़ेंगे प्रियम्बल, उसका टेक्स्ट हमने जो है वो यहीं से लिया है। ठीक है, दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फाइनली संविधान कब बन के तैयार होता है? 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाता है। इसलिए हर साल इसको क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इंप्लीमेंट कब होता है? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा
संविधान जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। वाई 26 जनवरी ये हम कल पढ़ेंगे। अगेन आज सेशन आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि जो भी बच्चे नॉन पॉलिटी बैकग्राउंड के हैं उनको पॉलिटी समझ आ जानी चाहिए। प्लस आज के लेक्चर्स जो है, आज ही का लेक्चर जो था इट वाज अ डेमो लेक्चर, कल से जो ये लेक्चर्स जो है वो पेड हो जाएंगे। सेकेंड क्लास अभी इसके बाद इंग्लिश की भी रहेगी, तो इंग्लिश की क्लास का भी आप डेमो ले लीजिएगा। और इसके बाद टेलीग्राम पे अभी पोल डलेगा, ठीक है, तो जल्दी से जाके उस पोल में आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको ये पेड कोर्स कैसा लग रहा है, क्या आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है, आपको कुछ फायदा लग रहा है। आप टेलीग्राम पे जरूर फीडबैक दीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। इसके बाद इंग्लिश की क्लास रहेगी, मैम ने अपना 200% दिया, हाँ ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश की क्लास रहेगी, इंग्लिश की क्लास भी देखिएगा। प्लस कल से सिर्फ वही बच्चे बन पाएंगे जिन्होंने पेड कोर्स लिया होगा। तो आई होप कि आप जो है कल भी क्लास अटेंड करेंगे। जितने बच्चे आज मैंने क्लास में देखे हैं सबके सब बहुत सिंसियर हैं, थ्रू आउट दी क्लास बने रहे। तो आई होप कि कल भी आप क्लास में आएंगे और क्लास में बने रहेंगे, ठीक है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। ओके गाइस। यस मैम, यस मैम। मैम कुछ डिस्काउंट पेड आप MZ को आप मुमताज कोड, मुमताज 10 कोड लगाइएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप मुमताज 10 कोड लगाइएगा, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिलेगा। उस पर बहुत नॉमिनल फी रखी है हमने इस टाइम पे मार्केट में, आप खुद देख सकते हैं। हमने विद्यानीर क्लासेस ने बहुत नॉमिनल फी में ये कोर्स लाया है। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि हमारा कोई भी मनी मोटिव नहीं है, ठीक है। बहुत कम पैसों में हमने आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स लाए हैं, फैकल्टी लाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मेरे अलावा जितने भी टीचर्स हैं सब वहां पे अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज है, ठीक है। और बहुत नॉमिनल फी में है ये कोर्स आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा। थ्रू आउट द क्लास आप बने रहेंगे तो आपको भी कोर्स के एंड में एक फायदा मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन जो है ऐसी है जो आपके बाकी जेकेएसएस भी एग्जाम में भी आपको काम आएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि जेकेएसएसबी के द्वारा दिए गए जितने भी एग्जाम्स हैं ज्यादा से ज्यादा कवरेज हम सिलेबस की करेंगे, ताकि आप मल्टीपल एग्जाम में आपको ज्यादा कोचिंग्स ना जाना पड़े। क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। करते